नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा, हम लोग एडिटोरिया का हम लोग BPSC प्रीवियस ईयर का बुक देख रहे हैं। इसमें से आज हम लोग 56वीं से 59वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का सेट देखेंगे। तो यह है 56वीं से 59वीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत इतिहास से, प्राचीन इतिहास से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं? तो वो संबंधित कौन नहीं थे? B.A. स्मिथ। लेकिन R.D. बनर्जी, M.S. वत्स और K.N. दीक्षित, ये तीनों ही संबंधित थे। B.A. स्मिथ एक ब्रिटिश इतिहासकार थे। इन्होंने अशोक तथा अकबर जैसे शासकों पर पुस्तकें लिखी। B.A. स्मिथ का कुछ 3 पुस्तक है जो बहुत ही प्रचलित हुआ था। एक है आर्ट्स ऑफ इंडिया। दूसरा किताब है द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया और तीसरा किताब है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये 3 किताब है, आर्ट्स ऑफ इंडिया और द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया और द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये है B.A. स्मिथ के द्वारा लिखी गई 3 किताबें। तो मोहनजोदड़ो के उत्खनन से B.A. स्मिथ संबंधित नहीं है, बाकी R.D. बनर्जी, M.S. वत्स और K.N. दीक्षित संबंधित हैं। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध ने 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। इनका जन्म 563 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में हुआ। लुम्बिनी में 563 ईस्वी 563 BC में इनका लुम्बिनी में जन्म होता है और 483 ईस्वी में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में तथा सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। 2 चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे और पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। और आप लोग को पता होगा कि निरंजना नदी के तट पर बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हेन स्वांग ने की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हेन स्वांग ने की थी। देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमार गुप्त ने। ये कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। अब देखते हैं मध्यकालीन भारत से। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा एक क्या है? तो मस्जिद है और इसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इसका निर्माण 2.5 दिनों में करवाया गया था, इसीलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा है। ठीक है, अगला सवाल। तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो तुर्की में। तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखा गया? तो तुर्की में। ये सम्राट बाबर से संबंधित है। इसमें बाबर का आत्मकथा है जो चागताई तुर्की भाषा में लिखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट। और बाबर का जो पोता था अकबर, उसने इस आत्मकथा को फारसी में अनुवाद करवाया था। फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। और करवाया किसने था? तो बाबर के पोता अकबर ने। देखेंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो वो थे हकीम खां। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खां। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी रायगढ़ में। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ में थी। 11 नंबर।
किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो 1773 ईस्वी में। किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? 1773 ईस्वी में। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो चौरी चौरा कांड को। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। कब किया? तो 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया और 5 फरवरी 1922 को घटित चौरी चौरा घटना के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन को 11 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया था। इसी घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का हिमालय जैसे भूल बताया था। तो इस डेट को एक बार देख लीजिए। 1 अप्रैल 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरी घटना हुआ और लास्टली फाइनली 11 फरवरी 2022 को 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को ख़त्म कर दिया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन जो है जिसका शुरुआत 7 अगस्त 1905 को किया गया। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। आप लोग को पता होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और आपको ये पता होगा कि एनी बेसेंट के बारे में कि उन्हें वर्ष 1917 में इनको पहला महिला अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने इसी वर्ष कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तथा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू 1925 में चुना गया था। एक बार बढ़िया से हम आपको समझा देते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजनी नायडू, जो कि 1925 में। अगर कांग्रेस का कोई भी भारतीय हटा के प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो श्रीमती 1917 में, और कहाँ? कोलकाता में। और सरोजनी नायडू ने 1925 में कानपुर में अध्यक्षता किए थे। मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टुअर्ट गार्ड में। मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टुअर्ट गार्ड में। ये जो तिरंगा फहराया गया था तो 22 अगस्त 1907 को फहराया गया था। इस घटना को बर्लिन कमेटी फ्लैग भी कहा जाता है। ये जो घटना है इसको कहा जाता है बर्लिन कमेटी फ्लैग कहा जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी करम शाह ने। पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है कि फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी आंदोलन की शुरुआत 1838 में ही हो गया था बंगाल के क्षेत्र में। इसका मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म में सुधार लाना। तो फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो पश्चिमी घाट में हुआ था। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो पश्चिमी घाट में हुआ था। और चित्तर सिंह के नेतृत्व में 1822 में हुआ था रामोसी विद्रोह। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? बघेरा विद्रोह तो ये हुआ है दोस्तों बड़ौदा में। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में 1818 में हुआ था। बघेरा विद्रोह 1818 में। और ओखा मंडल के बघेरों ने शुरू से ही अंग्रेजी शासन के विरोध किया। यह विद्रोह 1818 से 1820 तक चला। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो 1835 में, 1835, फिर 1867, फिर 1878 और फिर 1908 में।
तो प्रेस अधिनियम 1835 आया, फिर लाइसेंसिंग अधिनियम 1867 के नाम से जाना गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम 1878 और समाचार पत्र अधिनियम 1908 है। 1908 को समाचार पत्र अधिनियम कहा गया। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से जाना गया, प्रेस एक्ट के नाम से, और लाइसेंसिंग अधिनियम 1867 के नाम से, और 1835 में प्रेस अधिनियम के नाम से जाना गया। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो उपयुक्त सभी 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। ऑप्शन ए सही है कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, ऑप्शन बी भी सही है कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, ऑप्शन सी भी सही है कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। न्यू लैंप ऑफ ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर के होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? तो वो कौन था? अरविंद घोष था, अरविंद घोष। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? अरविंद घोष। अरविंद घोष बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलनों के प्रमुख नेता थे। उन्होंने युगांतर, अरविंद घोष की लिखी पुस्तक का नाम सुनिए, युगांतर, कर्मयोगी, धर्म आदि का प्रकाशन किया था। युगांतर, कर्मयोगी, धर्म का प्रकाशन कौन किया था? अरविंद घोष। द लाइफ डिवाइन उनकी प्रमुख पुस्तकों में से एक है। इन्होंने 1910 में पांडिचेरी आश्रम की स्थापना की। पांडिचेरी में आश्रम की स्थापना कब की? तो 1910 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। एक नेहरू रिपोर्ट के बारे में जानते होंगे। उस नेहरू रिपोर्ट में किनकी अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? तो ये तो आपको पता होगा कि इसके मोतीलाल नेहरू थे। कौन इसके अध्यक्ष था, और इसमें भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं के बारे में बात किया गया था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था। इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। नेक्स्ट, कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सेल, चार्ल्स एंड्रेल और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो क्या था? उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रू और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। वर्ष 1924 में कैथरीन द्वारा मेयो के द्वारा मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई। वर्ष 1924 में कैथरीन मेयो के द्वारा मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई, जिसमें भारतीय समाज, संस्कृति तथा धर्म पर गहरी टिप्पणी की गई थी। चार्ल्स एंड्रयूज, ये देखिए, चार्ल्स एंड्रयूज महात्मा गांधी के सहयोगी थे और एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने कई पुस्तकें और टिप्पणियाँ लिखी। एल्डस हक्सले, यहाँ देखिए, एल्डस हक्सले ने भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय समाज की स्थिति पर लिखा। उनकी एक रचना है स्क्लिप्स ऑफ वाराणसी में स्वतंत्रता के लिए सुझाव दिए। एल्डस हक्सले की एक रचना है स्क्लिप्स ऑफ वाराणसी। अब देखिए, विलियम डिग्बी के बारे में जान लीजिए। विलियम डिग्बी ने पूर्ण आर्थिक नस्लीय समानता, प्रतिनिधि सरकार और स्वशासन की वकालत की थी। देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से किसने लिखा है, क्या लिखा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुएं कातिल में है बिस्मिल। क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है को उर्दू भाषा में लिखा था। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी थे तथा उन्हें काकोरी षड्यंत्र के मामले में 30 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई थी। देखिए, ये जो 56-59 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से आंसर बिस्मिल को माना गया, लेकिन उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम्स हुए तो बिस्मिल को ना मान के बिस्मिल अजीमाबादी को माना गया आंसर। बिस्मिल अजीमाबादी को आंसर माना गया है। माने ऑप्शन ई अगर रहता यहाँ पे तो ई में ई को लगाता। क्यों? क्योंकि असली आंसर बिस्मिल अजीमाबादी थे और इसके बारे में बताया था इन्होंने इसकी रचना की थी।
मैंने लिखा ही था बिस्मिल अजीमाबाद ने, और इसको प्रचार प्रसार किया, मैंने पॉपुलर बनाया था बिस्मिल ने। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो वो कौन उठाया? तो मौलाना हसन मोहानी ने। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? मौलाना हजरत मोहानी ने। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो इसका हो जाएगा 1925 और 1925। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी 1925 में ही हुई थी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना 1925 में नागपुर में हुआ था, के डी हेडगेवार के द्वारा। के डी हेडगेवार के द्वारा, के डी मैं लिख देता हूँ, के डी हेडगेवार के द्वारा हुआ था, गेवार के द्वारा हुआ था 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग को राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। तो 1930 के दशक में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग का राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। तो 1930 के दशक में निम्नलिखित में से किस में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 30 में। पता होगा कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1930 का, 1931 का और 1932 का। 1930 में पहला, 1931 में दूसरा और तीसरा में गोलमेज सम्मेलन में भाग हुआ में 1932 में किया गया। अब बिहार विशेष से क्वेश्चन देखते हैं 31। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो वो चुने जाते हैं 40। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो छठ पूजा। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? छठ पूजा। 33। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो वो हुआ था गोविंद सिंह। गोविंद सिंह। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गोविंद सिंह। 1922 में गंगा के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे दोस्तों? चित्तरंजन दास। वो थे चित्तरंजन दास। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? ये बहुत बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है। लोकनायक। लोकनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। डालमिया नगर, डालमिया नगर, डालमिया नगर चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज आदि के लिए प्रसिद्ध है। डालमिया नगर रोहतास जिले में है। ये कहाँ है? तो रोहतास जिले में है। चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार में कितना वर्ग मीटर, ये वाला छोड़ दीजिए क्योंकि ये उस टाइम के रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो सबसे पूर्वी भाग में जो स्थित है वो है कटिहार। कौन सा पूर्वी भाग में स्थित है? कटिहार, जो कि पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करती है। निम्नलिखित में झीलों में से कौन सा झील बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील बिहार में स्थित है। बाकी सुखम ये सब जो झीलें हैं वो दूसरे जगह पे हैं। और अनुपम झील कहाँ है? तो कैमूर ज़िले में। कहाँ है? तो कैमूर जिला में। अब देखेंगे हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि रिक्त स्थान को पूरा करने कह रहा है, और पूरा करने में खाली स्थान। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो ये कब दिया गया था दोस्तों? 1885 में दिया गया था। इस एक्ट को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना था। इसी को बंगाल, इस अधिनियम को कहा जाता था बंगाल काश्तकारी अधिनियम। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में आया था। 42 नंबर क्वेश्चन, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान
1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। 1920-22 के असहयोग के आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो कौन थे बिहार के किसान नेता? तो एक और दो थे, स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद थे, किसान नेता थे। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा में थे। छपरा में राहुल सांकृत्यान 1920 के टाइम पीरियड पर छपरा जिले में में प्रचलित थे। और ये राहुल सांकृत्यान हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, जिनकी मृत्यु 1963 ईस्वी में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में हुआ। अब देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 45 का कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन सही है। क्या है ए ऑप्शंस में? कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदार ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेज़ों की मदद की थी। ठीक है, किस चीज़ से? तो 1857 में दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेज़ों की मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो पीर मोहम्मद मुनीस ने। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो पीर मोहम्मद मुनीस ने। पीर मोहम्मद मुनीस ने 1916 में चंपारण के किसानों की हालत को देखकर दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मनामों से लेख लिखा। ये बेतिया के स्कूल में अध्यापक थे और ये चंपारण जिला से ही थे, चंपारण जिला के निवासी थे और बेतिया में ये स्कूल के अध्यापक भी थे। अब देखते हैं पॉलिटी से सवाल। पॉलिटी से सवाल एक ही आया है इस साल। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बलवंत राय मेहता। भारत के भूगोल से देखिए बहुत सारे सवाल आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो वो है ए और बी दोनों। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और महानदी कृष्णा तथा कावेरी। गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरता है और महानदी कृष्णा और कावेरी भी बे ऑफ बंगाल में गिरता है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो बहुत ही आसान सवाल, डिगबोई असम में। डिगबोई असम में। भारत में यरलुंग जंगबो नदी किस नाम से जाना जाता है? तो ये बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, ब्रह्मपुत्र। यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो वो कौन है? लेह। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो लेह। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो वो है हरियाणा। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो वो 53 का आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो हो जाएगा कृष्णा नदी पर। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है। शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। शिशु मृत्यु दर क्या है? तो हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। 56। निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? तो वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? पश्चिम बंगाल। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? तो वो कौन है? मध्य प्रदेश और उड़ीसा। मध्य प्रदेश और उड़ीसा। विश्व का भूगोल देखिए। पेनाइन जो कि यूरोप में है, अपलेशियन जो कि अमेरिका में है,
और अरावली जो कि भारत का उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है? तो पुरानी पर्वत श्रृंखला का। पेनाइन जो कि यूरोप में है, एल्पलेसियन जो कि अमेरिका में है, अरावली जो कि भारत में है। उदाहरण है पुरानी पर्वत श्रृंखला के। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो कौन थे? तो कॉपरनिकस। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वे हैं कॉपरनिकस। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो वो है कनाडा की। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो कनाडा की है। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो यूएसए। हालांकि ये सब करंट अफेयर से रिलेटेड है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनसे होकर ये नदियाँ बह रही है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से चयन करें। तो देखिए रॉटरडैम, ये जो रॉटरडैम है वो राइन नदी इसके किनारे बहती है। पेरिस के किनारे सीन नदी बहती है। बुडापेस्ट के किनारे डेन्यूब नदी बहती है। और बांसीगटन के किनारे पोटोमैक नदी बहती है। पोटोमैक नदी बांसीगटन के किनारे, डेन्यूब नदी बुडापेस्ट के किनारे, राइन नदी रॉटरडैम के किनारे और सीन नदी पेरिस के किनारे बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो जोहान्सबर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो जोहान्सबर्ग। अब अर्थव्यवस्था से देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था में 64 को मिलाना है स्तंभ क से स्तंभ ख की ओर। तो देख लेते हैं 64 का आंसर। ओपन जनरल लाइसेंस विदेशी व्यापार से मिलान होगा। ओपन जनरल लाइसेंस विदेशी व्यापार से। ट्राइसेम रोजगार से संबंधित है। और थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति से संबंधित है। और नकदी रिजर्व अनुपात ऋण नियंत्रण से संबंधित है। नकदी रिजर्व अनुपात ऋण नियंत्रण से संबंधित है। थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति से। और ट्राइसेम रोजगार से। और ओपन जनरल लाइसेंस विदेशी व्यापार से संबंधित है। भारत में मध्य अर्धशतक यानी मिड 50s में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था। तो उसका उद्देश्य था बाहरी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। बाहरी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलान करिए। तो देखते हैं कि 1995 में क्या क्या हुआ था। देखिए भारत निर्यात आयात बैंक जो है, जिसको कहते हैं इंडियन एग्जिम मतलब इंडिया एग्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो भारतीय निर्यात आयात बैंक जो है 1982 में एस्टैब्लिश हुआ था। 1982 में एग्जिम बैंक का स्थापना हुआ था। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में हुआ था। 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्थापना हुआ था। और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम 1955 में स्थापना हुआ था। भारतीय औद्योगिक और निवेश निगम 1955 में। और बच गया औद्योगिक और वित्तीय निर्माण बोर्ड 1987 में हुआ था। 1987 में औद्योगिक और वित्तीय निर्माण बोर्ड की स्थापना 1987 में हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकरण है। कौन सा प्राधिकरण है? तो वो है वित्त मंत्रालय। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकरण है वित्त मंत्रालय। प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया? तो वो किया गया 2011-12 में। प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया? तो 2011-12। देखिए प्रभावी राजस्व घाटे का सर्वप्रथम आकलन 2011-12 के बजट में किया गया था। यह राजस्व घाटे से पूंजीगत संपत्ति निर्माण के लिए अनुदान को घटाने से प्राप्त होता है। इसका फार्मूला होता है P = y-x। देखिए P क्या है? प्रभावी राजस्व घाटा है। y क्या है? राजस्व घाटा। और कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्ति, यानी कि पूंजी x क्या है? यहाँ पे x है पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए दिया गया अनुदान। x क्या है? पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए दिया गया अनुदान। y क्या है? राजस्व घाटा। p क्या है? प्रभावी राजस्व घाटा।
69 का क्वेश्चन देखिए, ब्याज भुगतान एक आइटम है, ब्याज भुगतान एक आइटम है राजस्व व्यय का, ब्याज भुगतान एक आइटम है राजस्व व्यय का। निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए। 70 का देखिए आंसर क्या होगा। 70 का आंसर सी होगा, केवल चौथा ही सही है। शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये सिर्फ सही होगा। ठीक है, देखते हैं 71, भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है। तब वो कमाता है कपड़ा के निर्यात से। फिर विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाता है, वो कहलाता है गर्म मुद्रा, जिसको कहते हैं हॉट मनी, हॉट करेंसी या हॉट मनी। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है गर्म मुद्रा कहलाती है। गर्म मुद्रा की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग अधिक होती है, जैसे डॉलर। ठंडी मुद्रा वह होती है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग कम होती है, जैसे विकासशील देशों की मुद्रा ठंडी होती है। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन 73 नंबर। 73 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में कौन शामिल नहीं है दोस्तों, तो वो शामिल नहीं है तिलहन। बाकी सारा चीज़ शामिल है, जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में तिलहन को शामिल नहीं किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल घटक हैं चावल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, गेहूँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, दलहन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। चावल के अंतर्गत 14, गेहूं के अंतर्गत 9, दलहन के अंतर्गत 16 राज्यों में शामिल किया गया है। तो चावल दाल गेहूं शामिल किया गया है, बाकी तिलहन शामिल नहीं किया गया है। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। वो कब समाप्त किया गया, तो 31 मार्च 1997 को, 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दिया गया। RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है बीमा क्षेत्र से, RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है बीमा क्षेत्र से। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। भारत में सेवा कर किस वर्ष किया गया था, तो 1994-95 में किया गया था। सेवा कर प्रारंभ किया गया था भारत में 1994-95 में। रुपये की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य होगा बी, रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। नेक्स्ट, केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्वों के स्रोतों पर विचार कीजिए। तो ये विचार करिएगा, तो 1, 2, 3 ये चारों ही सही है। इसका अवरोही क्रम में कैसे हो जाएगा, तो पहला, इसके बाद दूसरा, इसके बाद तीसरा, और दूसरा, और इसके बाद तीसरा, इसके बाद चौथा। पहले निगम कर, फिर निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर, फिर कस्टम, फिर संघ उत्पादन शुल्क। माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माण क्षेत्र के मध्यम उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी, 5 करोड़ रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये से कम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि इसमें बदलाव किया हो गया है, इस क्वेश्चन को मत याद करिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80, निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था। तो भारत के लिए अनुकूल जो था 1972-73 में और 1972-73 और 1976-77 में था। निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था, तो 72-73 और 1976-77 में। किस वर्ष कृषि और संबंध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर नकारात्मक हो गई थी, तो 2002-03 में। किस वर्ष कृषि और संबंध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक हो गई थी, तो 2002 और 2003 के समय में। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 82 का क्वेश्चन देख लीजिए। 82 में कह रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी केवल एक सही है। वर्षा बीमा योजना भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है।
वर्षा बीमा योजना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको गलत कथन पूछ रहा है। तो 83 का आंसर डी होगा, ना तो एक और ना ही दो, ना तो एक और ना ही दो। बैंक दर, आप इसका बैंक दर का परिभाषा जान लीजिए क्या होता है। वह सामान्य ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है। वह सामान्य ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है बैंक दर कहलाता है। और रेपो दर जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक अल्पकालिक समय के लिए रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करता है, रेपो दर कहलाता है। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है, तो भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है, तो बी ऑप्शन। बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है, तो बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश। निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है, तो कृषि आधारित उद्योग। निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण का एक अंग नहीं है, तो कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग भारत निर्माण योजना 2005 में शुरू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाके में सिंचाई, आवास, जल उपलब्धता, संचार तथा विद्युतीकरण आदि क्षेत्रों को मजबूत करना था। देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से गरीबी रेखा के लिए सही है, तो कौन सही हो जाएगा, तो 2 4 3 1 है, 2 4 3 1 डी ऑप्शन। सॉरी, इसका एक्चुअली में कौन सा 86 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 और 3। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 26 रुपया प्रतिदिन और नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 32 रुपया। फिर से क्वेश्चन देखिए, भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी गरीबी रेखा के लिए सही है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 26 रुपया प्रतिदिन और नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 32 रुपया प्रतिदिन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो मिलान करने वाला है, तो आइए चलिए, सॉरी मिलान करने वाला नहीं, 87 का क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए और इन योजनाओं को लागू करने का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है, तो इसका सही कालानुक्रमिक क्रम देखिए कैसे होगा। ट्राइसेम जो कि 1979 में इसका गठन हुआ था। ग्रामीण भूमिहर रोजगार 1983 में, और जवाहर रोजगार योजना 1989 में, और फिर रोजगार आश्वासन योजना 1983 में, रोजगार आश्वासन योजना 1993 में। इतना ही आप याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है। स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलाने कह रहा है, तो जब इसको मिलाने चलेंगे तो इसका मिलेगा राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में, समुद्रीय मत्स्य नीति 2004 में, और नवीन विदेशी व्यापार नीति 2014 में, और 7वां वित्तीय आयोग 1978 में, 7वां वित्तीय आयोग 1978 में, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में, समुद्रीय मत्स्य नीति 2004 में, और नवीन विदेशी व्यापार नीति तो 2014 में, 7वां वित्तीय आयोग तो 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब विज्ञान से स्टार्ट हो गया, 89 का स्टार्ट देखिए केमिस्ट्री से। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो वो कौन सी है, तो पोटेशियम है। धातुओं की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो क्रियाशीलता के लिए अगर आपको याद रखना है तो आप याद रखिए, पोटेशियम सबसे ज़्यादा, फिर सोडियम, एंड देन आप इसको ऐसे नहीं लिखता हूँ, मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, Ag और Au। समझाता हूँ, देखिए ये क्रियाशील धातु का अवरोही क्रम है, माने सबसे ज़्यादा क्रियाशील के होता है। कान्हा, काम, मांगे, आलू, जिंक, फिर आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, Ag, Au। ठीक है, चलिए कॉस्मिक किरणें, 90 का आंसर देख लीजिए। कॉस्मिक किरणें, तो कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं, तो ये होती हैं अवशोषित तथा
आवेशित तथा अनावेशित दोनों ही कण हो सकते हैं। तो कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं? तो आवेशित तथा अनावेशित दोनों ही कण हो सकते हैं। इसके बारे में आपको बता दूं कुछ कि कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं जो अंतरिक्ष के बाह्य भाग में उत्पन्न होते हैं। इसकी गति प्रकाश की गति के समान होती है और पृथ्वी के चारों ओर पाई जाती है। यह आवेशित तथा अनावेशित दोनों प्रकार की होती है। कॉस्मिक किरणों की खोज विक्टर हेस ने किया था। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने किया था? तो विक्टर हेस ने किया था। विक्टर हेस ने किया था। विक्टर हेस ने किया था। विक्टर हेस ने किया था कॉस्मिक किरणों का खोज। और कब? 1912 ईस्वी में, जिनको 1936 का भौतिक नोबेल पुरस्कार मिला। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, ये याद रखना, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग कॉस्मिक किरणें नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? कार्बन एक चतुर्थ संयोजक धातु है। यह स्वयं या अन्य परमाणुओं से बहुबंध बनाता है। कार्बन के सर्वाधिक यौगिक मिलते हैं जिसमें कार्बन की उपस्थिति रहती है। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होता है। देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 93 सुल्तानपुर 93 हाँ 93 सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य स्थित है। तो इसका आपको पता होगा, गुड़गांव में। गुड़गांव में। भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र, ये तो उस टाइम के करंट अफेयर है। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? शुष्क पुष्प कली से। शुष्क पुष्प कली से। लौंग पौधे शुष्क पुष्प कली से। ओंकोजिन संबंधित हैं, तो ओंकोजिन कर्क रोग से संबंधित है। ओंकोजिन कर्क रोग से संबंधित है। डीएनए को किस अंतःपात्र में बनाया गया था? तो आर्थर कोनबर्ग में। डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? तो आर्थर कोनबर्ग ने। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो आयनीय विकिरण। आयनीय विकिरण करता है। आयनीय। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न करता है तथा इसका उपचार भी करता है? आयनीय विकिरण। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, तो वो होता है 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। टाइफाइड तथा कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण हैं किस चीज़ का? तो जलजन्य रोगों का। जलजन्य रोगों का। देखिए, टाइफाइड और कॉलेरा जलजन्य रोग है। टाइफाइड रोग सालेमोनेला टाइफी बैक्टीरिया द्वारा संदूषित जल से होता है, जबकि कॉलेरा विब्रियो कैलरा कॉलेरी नामक जीवाणु से संदूषित जल, पानी या भोजन खाने से होता है। 101 यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो वो होती है ग्लाइकोजन के रूप में। जीवाणु की खोज किसने किया? तो लीवनहॉक ने। लीवनहॉक ने। जीवाणु की खोज लीवनहॉक ने। विषाणु की खोज इवानोवस्की ने किया था। कुछ मैं साइंटिस्ट और जो किसको खोजा था वो मैं याद करवा देता हूँ। जीवाणु का लीवनहॉक, तो विषाणु का इवानोवस्की। पोलियो वैक्सीन का जॉन ई साल्क ने किया था। जॉन ई साल्क ने पोलियो वैक्सीन का। और मलेरिया परजीवी व चिकित्सा का रोनाल्ड कॉस ने किया था। रोनाल्ड कॉस। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा। बेटिंग ने इंसुलिन का आविष्कार बेटिंग ने किया था। इंसुलिन बेटिंग ने। और चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने। टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया का खोज किया था। और पेनिसिलिन का खोज फ्लेमिंग ने किया था। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कीट संवर्धन क्या है? 104 का कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, कीटों को वृद्धि करने का विज्ञान को कीट संवर्धन कहते हैं। देखिए, एक इससे कुछ और चीज़ें याद रखिएगा। कीट संवर्धन को क्या संवर्धन, अब मैं फिर से सुनाता हूँ कि पीसी कल्चर
पिसीकल्चर को मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है। पिसीकल्चर में क्या होता है? मत्स्य पालन का अध्ययन। और फाइकोलॉजी में क्या होता है? शैवालों का अध्ययन। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन। जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन। बायोलॉजी में जीवधारियों का अध्ययन। और इक्योथियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन। मछलियों का अध्ययन किस चीज़ में होता है? तो इक्योथोलॉजी में और एंटोनोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है। कीटों का विज्ञान को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। 105 का देखिए, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो क्या कहलाता है? तो माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो माइकोप्लाज्मा कहलाता है। 106 सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, कहाँ पे हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। किसने किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में हुआ था। अगला क्वेश्चन 107 नंबर देखिए, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। 1200 सीसी होता है। वृक्क से प्रति मिनट औसत का रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी। एक भ्रूणीय टहनी पादप कली क्या है? तो एक भ्रूणीय टहनी। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ से अब करंट अफेयर्स स्टार्ट हो जाएगा, तो इससे हम लोग नहीं करेंगे। बाकी 108 तक आपको स्टैटिक जीके टाइप का ख़त्म हो गया। तो अब आप लोग से आज के लिए मैं विदा लेता हूँ आपसे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल को शेयर करें। तो दोस्तों अब आप लोग से मैं विदा लेता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप अपने चरित्र को इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।